Hanji, good morning all of you again. Today we will start our article with angle of contact. हालांकि हमने इसको जो मेरे एक्स्ट्रा क्लास वाले बच्चे हैं हमने इसको एक बार पहले से पढ़ रखा है, बट रेगुलर क्लास में हमने नहीं पढ़ा था, तो रेगुलर क्लास में इसको स्टार्ट करते हैं. I have considered here a liquid drop which is taken to be perfect sphere in shape, है ना, जिसको हमने एक परफेक्ट स्फेरिकल शेप में कंसीडर किया है. ठीक है, ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये एक सरफेस के ऊपर इस तरह से मान लो कि हमने यहाँ पे इस सरफेस पे रखा है इस तरह से. ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने कंसीडर किया है. अब देखो बेटा, बात जब आती है ना सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन में पहला वर्ड ही क्या होता है? सरफेस होता है. कि यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को दो इंटरफेस नजर आते हैं. इंटरफेस का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो दो मीडियम को अलग करती है. एक तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे लिक्विड, नीचे है भाई सॉलिड, तो लिक्विड सॉलिड इंटरफेस मेरे को दिख रहा है, और एक लिक्विड और एयर इंटरफेस मेरे को दिख रहा है. ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में सबसे पहला देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट के आप रट्टे नहीं मार सकते. रट्टे मत मारो. आपको पहला काम क्या करना है कि यहाँ पे जो सरफेस है, जो कैसा सरफेस है, लिक्विड एयर है, लिक्विड सॉलिड है, तो लिक्विड सॉलिड से आप क्या कर दो, टेंजेंट ड्रॉप कर दो. ऐसे ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एरो चलाया, आपको दिखा होगा ये टेंजेंट किस सरफेस पे है, लिक्विड सॉलिड सरफेस से टेंजेंट मैंने ड्रॉ करा है. ये देखो, ये जो टेंजेंट होगा ना बच्चों, ये टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये टेंजेंट सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करेगा. सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस पे लगता है. अब सरफेस कैसा है? ऐसा सरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रहा है, एक लिक्विड है और दूसरा नीचे वाला सॉलिड है. ठीक है, एक तो ये आपके पास आ गया टेंजेंट. दूसरा लिक्विड एयर सरफेस के लिए, लिक्विड एयर के लिए भी यहां से स्टार्ट कर दो. ये लिक्विड एयर के लिए जिस पॉइंट को आपने लिया वो कॉमन पॉइंट लेना बच्चों, दोनों के लिए कॉमन. ये देखो भाई, ये आपने दूसरा टेंजेंट ड्रॉप कर दिया. अगर मैं आपको सीधी भाषा में बात बताऊं तो ये आपने सरफेस टेंशन के लिए काम किया है, लेकिन सरफेस टेंशन किस इंटरफेस के लिए है? यहाँ लिक्विड है, यहाँ एयर है, तो आप नीचे लिखोगे लिक्विड और एयर इंटरफेस के लिए. और यहाँ पे जो आपकी सरफेस टेंशन है वो किसके लिए है? सॉलिड और आपके पास था लिक्विड, क्योंकि यहाँ लिक्विड था, इसके नीचे जो है वो सॉलिड सरफेस है, तो सॉलिड लिक्विड के लिए. मैं आपको बता दूं कि सॉलिड लिक्विड और लिक्विड एयर, इन दोनों सरफेस टेंशन के बीच जो एंगल होगा, दैट एंगल इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. दैट एंगल इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. ठीक है ना बच्चों, मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझ गए होगे आप कि मैंने एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको लिखा? मैंने एंगल ऑफ कांटेक्ट लिखा सरफेस टेंशन फॉर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन, पहली सरफेस टेंशन किसके लिए? सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के लिए, और दूसरी सरफेस टेंशन किसके लिए? लिक्विड एयर के लिए. देखो ऐसे याद रखो, सॉलिड लिक्विड फिर लिक्विड फिर एयर, सॉलिड लिक्विड लिक्विड एयर, है ना. तो ऐसे याद रख लो इसको. थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्चुअली एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट. ठीक है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या हुआ? एंगल किस किस के बीच में? दो सरफेस टेंशन है. देखो, सरफेस टेंशन is the property of molecules that acts on the surface of the liquid. If we talk inside the liquid for a molecule, the resultant force will always be zero. क्योंकि अगर हम उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं तो अपर पार्ट में जितनी आपके पास पार्टिकल्स मिलेंगे उतने ही पार्टिकल्स लोअर पार्ट में भी मिलेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स वहां पे क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है. हाँ, अगर मैं ड्रॉप को इस तरह से फ्लैट करूं, चलो इसका एग्जांपल हम दो टाइप के लिक्विड्स के साथ लेते हैं. ऐसे लिक्विड जो कंटेनर की वॉल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और ऐसे लिक्विड जो कंटेनर की वॉल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते. स्टार्ट करते हैं. पहला आर्टिकल देखो कैसे. ये देखो भाई, ये हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में ग्लास रोड रख देते हैं. ये हमारा सॉलिड की तरह काम कर लेगा. ठीक है, ये ग्लास रोड हमने रख दिया यहाँ पे, और इस कंटेनर को फिल कर देते हैं लिक्विड से. अब ये ऐसा लिक्विड है जो कंटेनर की वॉल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसकी जो शेप बनेगी वो हमेशा बनेगी कॉनकेव शेप. ठीक है ना भाई,
थोड़ी सी कॉन्केव शेप बनाना है इस लिक्विड की, थोड़ी बनाना, वैसे मैंने थोड़ी ज्यादा बना रखी है, ठीक है। ये देखो थोड़ी कॉन्केव शेप बना देना, ठीक है। जो लिक्विड कंटेनर की वॉल के साथ रिएक्ट करते हैं उनकी जो शेप है, जैसे वाटर है वो कंटेनर की वॉल्स को गिल्ला कर देता है, तो ऐसे लिक्विड जो है हमारे पास उनकी जो शेप है वो इस तरह की शेप है जैसा कि हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो बीच में मैंने रोड डुबो रखी है इसको मैं सॉलिड की तरह कंसीडर करके चलूंगा, इसको मैं सॉलिड की तरह ट्रीट करूंगा, ठीक है। और बाकी इसके चारों ओर तो लिक्विड आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब देखो, अब डील करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता था? अपना कॉन्सेप्ट कहता था कि लिक्विड एयर इंटरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करो और लिक्विड सॉलिड पे। तो आपको मैं यहाँ जो लाइन ड्रॉप करूंगा, ये पॉइंट मैंने कॉमन पॉइंट लिया है, ये पॉइंट मैंने कॉमन पॉइंट लिया है जो मैं आपको यहाँ, जिससे मैंने रेड डॉट करी है यहाँ पे, ये देखो इस रेड डॉट को आप सभी को दिख रही होगी, ये मैंने एक कॉमन पॉइंट लिया है। इस पॉइंट के लिए मेरे दोनों इंटरफेस तैयार बैठे हैं, लिक्विड सॉलिड भी बैठा है और मेरा लिक्विड एयर इंटरफेस भी बैठा है। तो इस पॉइंट से मैं लिक्विड सॉलिड के लिए टेंजेंट ड्रॉप कर रहा हूं बच्चों, देख लो। ये देखो मेरा एरो चलता हुआ आ रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो जो एरो डांसिंग एरो, इसको देखो, ये डांसिंग एरो जो है वो मैं किस इंटरफेस पे ड्रॉ कर रहा हूं? लिक्विड सॉलिड इंटरफेस पे मैंने ड्रॉप किया, ये देख लो चाहे सीधा सीधा, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां से बाहर एयर है, जहां पे क्रॉस जाया है वहां एयर है, यहां लिक्विड है, तो लिक्विड एयर इंटरफेस पे भी आप ड्रॉप करो। तो यहां से ऐसे, ये देखो, अब इस डांसिंग एरो को देखो, अगर ये इधर चला गया तो एयर, इधर आ गया तो लिक्विड। तो ये लिक्विड एयर इंटरफेस पे आपने क्या ड्रॉप करना है? टेंजेंट ड्रॉप करना है। ये आपने टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, कर दिया। तो जहां जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉप किया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सरफेस टेंशन को। अब वो सरफेस टेंशन किसके लिए? यहाँ पे सरफेस टेंशन सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के लिए, ये सरफेस टेंशन, और ये सरफेस टेंशन है लिक्विड एयर इंटरफेस के लिए। और इन दोनों के बीच जो एंगल है, दैट एंगल इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, दैट एंगल इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये तो लिक्विड वो था जो कंटेनर की दीवारों को गिल्ला कर देता था, जैसे कि हमने, स्पेशली मैं बोल देता हूं, यहाँ पे हमने वाटर लिया था, यहाँ पे पानी लिया था हमने, ठीक है ना, वाटर हमने लिया था। अगर मैं वाटर ना लेके मर्क्यूरी जैसा ले लूं तो फिर उस सिचुएशन में मेरी कंडीशंस कैसे चेंज हो जाएंगी, वो मुझे अब पढ़ना है, उसको मुझे सीखना है कि वो कंडीशंस कैसे चेंज होंगे। लेट अस कंसीडर ए कंटेनर, अगेन वी हैव टू कंसीडर ए कंटेनर। ये देखो बच्चों, ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, इस तरह का, और इसको लिक्विड से फिल कर लो, और इसके अंदर भी एक ग्लास रोड हम रखेंगे, ठीक है। और वो ग्लास रोड का रंग अब तक मैं डिसाइड नहीं कर पाया हूं, अच्छा सा कलर लेंगे हम उसका, ठीक है, और उसको बड़े अच्छे तरीके से हम बनाएंगे। ये देखो भाई, ये हमने वो ग्लास रोड ले ली जिसको हम सॉलिड की तरह ट्रीट करने वाले हैं, और इस पूरे को लिक्विड से फिल कर दो। पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है क्या? तो नीले रंग में हम ड्रॉ करेंगे इस बार, ठीक है। तो हमने इस तरह का पानी इसमें भर दिया, ये देखो, पानी नहीं भरा, सॉरी, लिक्विड भरा है। ऐसा लिक्विड है जो कंटेनर की वॉल के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये बात बड़ी ध्यान रखना भाई, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर ये बातें बड़ी होती है, हमें यूज करना होता है वर्ड लिक्विड, हम उसकी जगह पानी पानी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बातें याद रखना बच्चों स्पेशली। तो इस तरह के जो लिक्विड जो कंटेनर की वॉल के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनका जो सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा बच्चों। मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, इस तरह का सरफेस बनेगा। मैं कुछ ज्यादा बेंडिंग दिखा रहा हूँ, इतनी ज्यादा बेंडिंग नहीं होती, मैं थोड़ी सी ज्यादा बेंडिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इस तरह की शेप ले लेते हैं वो लिक्विड्स, ठीक है। उनके सरफेस, उन लिक्विड्स के सरफेस कुछ इस तरह की शेप ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि शेप मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, ठीक है। इस तरह की शेप ले लेते हैं वो बच्चे, वो लिक्विड, वो बच्चे नहीं, वो लिक्विड, ठीक है। देखो बच्चों, इस बात को अब आगे बढ़ाते हैं। अब हमने क्या करना है? हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करना। टेंजेंट आप जहां क्राउड पार्ट होगा, भाई मान लो आपका जैसे क्राउड पार्ट है ये,
तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसी की डायरेक्शन में। जैसे कि क्राउड पार्ट है आपका ये, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसी की डायरेक्शन में, है ना। तो टेंजेंट आपको क्राउड पोर्शन की डायरेक्शन में ड्रॉप करना होता है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉप कर दोगे। तो यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे भी मेरे को वही दो इंटरफेस चूज करने होंगे। दोनों के दोनों इंटरफेस कैसे हैं, लिक्विड एयर और सॉलिड लिक्विड। तो आप बताओ बेटा कि आप कैसे एंट्री मारोगे यहाँ पे। चलो हम एंटर करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमें कैसे वर्क करना है। स्टार्ट करें, बिल्कुल। देखो पहला मुझे सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे, सॉलिड लिक्विड मैं एक कॉमन पॉइंट कंसीडर करके चलूंगा। यहाँ पे कॉमन पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं बच्चों, ये मैं कॉमन पॉइंट मान रहा हूं जिसको मैंने रेड किया अभी। रेड पॉइंट जो आ रहा है ये कॉमन पॉइंट है तीनों इंटरफेस के लिए, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कॉमन पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉप करना है, वो किसकी डायरेक्शन में, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस की डायरेक्शन। ये देखो, ये देखो, ये एरो, डांसिंग एरो आपको दिख रहा है। ये जो डांसिंग एरो है ना, इस डांसिंग एरो को मैं कहां पे ड्रॉ करूंगा कि उधर सॉलिड हो जाए और इधर लिक्विड हो जाए। देखो फिर इसके लिए इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे। ये इसकी डायरेक्शन मेरी ख्याल से सही बनी है, क्योंकि इस एरो के इधर वाली साइड सॉलिड है, इधर वाली साइड लिक्विड है। अब देखो इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें, वो टेंजेंट जो ड्रॉ करना है वो लिक्विड एयर इंटरफेस पे करना है। तो यहां से मैं एक सीधी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, सीधी लाइन लेके चलता हूं ऐसे। अब ये लाइन देखो, डांसिंग लाइन देखो, ये एयर वाले में डांस कर रही है। अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो ये कहां डांस करेगी, फिर ये लिक्विड वाले में डांस करेगी। तो मैंने क्राउड पार्ट कौन सा था, ये इस तरह का क्राउड पार्ट था, उस क्राउड पार्टिकल की डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉप किया है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये जो सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन है किसके लिए, लिक्विड एयर इंटरफेस के लिए, और ये जो सरफेस टेंशन है वो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के लिए। और इन दोनों के बीच जो एंगल है, दैट एंगल इज एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है, थीटा यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री रहेगा, और यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है, थीटा इज एक्चुअली ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ऐसे लिक्विड्स जो कंटेनर की वॉल के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनमें एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है। और ऐसे लिक्विड जो कंटेनर की वॉल के साथ रिएक्ट करते हैं, उनमें थीटा हमेशा लेस देन 90 डिग्री होता है। दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी सम इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, कि एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास इज 0। वाटर एंड ग्लास, ग्लास में रखा है वो पानी, ठीक है, उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका 0 होगा, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे बात करी गई कि थीटा डिक्रीज करेगा और ऑन एडिंग सोल्यूबल इंप्योरिटी टू द लिक्विड, ठीक है। अगर हम सोल्यूबल इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, तो फिर थीटा क्या करेगा भाई, थीटा आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद हमने दो तीन बातें हैं जो स्पेशली यहाँ पे नोट कर लेनी है, तो वो बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। इफ कंडीशन लगा के बातें कर रहा हूं मैं, इफ थीटा बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस is less than 90 degree, then liquid will on the surface, सरफेस पे फैल जाएगा वो, ठीक है ना। अगर थीटा आपका लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में, देखिए स्पेशल बात करी गई है यहाँ पे, लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री आ रही है, तो उस सिचुएशन में लिक्विड जो होगा वो उसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। अगर आपका थीटा हुआ ग्रेटर, if theta between solid and theta is greater than 90 degree, in this case
लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर हुई तो फिर लिक्विड विल फॉर्म ए ड्रॉपलेट, लिक्विड will form a droplet। ये देखो भाई, ये जो बात थी वो आपको थोड़ी ध्यान रखनी थी। एक चीज ये भी आप याद रखेंगे बच्चों कि अगर ऐसा हो तो if surface tension of solid liquid interface is greater than surface tension of liquid air, इसका मतलब होगा कि वहां पे थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और अगर सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड इज लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एयर, देन आपका थीटा हमेशा किससे लेस रहेगा, 90 डिग्री से आपका वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। दिस इज द some things which we have to keep in mind while dealing with the concept of angle of contact. Now we will proceed to the concept that is capillarity. कैपिलरिटी पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, ये जो हमने आर्टिकल पढ़ा है, दैट आर्टिकल इज फॉर स्पेशली फॉर एंगल ऑफ कांटेक्ट। नाउ वी विल मूव टू द कैपिलरिटी। ठीक है, तो कैपिलरिटी क्या है? सबसे पहले तो हमें कैपिलरी ट्यूब के बारे में पढ़ना होगा कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब देखो भाई, ए ट्यूब विद वेरी फाइन बोर एंड दैट बोर रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ, दैट इज कैपिलरी ट्यूब। एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं भाई। ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये कैपिलरी ट्यूब। ये देखो जी, ये है आपके सामने एक कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, बहुत ही पतली ट्यूब है जी, और इसका जो बोर है, ठीक है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका, दैट रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ, दैट रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके लेंथ की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम होता है भाई। एक तो कम होता है ना, एक बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा कम है जी। ठीक है ना, मेरी बात आप सभी समझ गए होंगे कि बहुत ही ज्यादा कम है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने डायग्राम इसका बना दिया, इसकी लेंथ आपको दिख रही है बहुत ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है। तो कैपिलरी ट्यूब क्या है? ट्यूब विद वेरी फाइन बोर। ठीक है, यही है कैपिलरी ट्यूब, और दोनों साइड से ओपन है, ये बात भी याद रखना। ए ट्यूब विद very fine bore, very fine bore, ठीक है, is called capillary tube, and that bore कह दो चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया कह दो, कोई बात नहीं, that bore remains uniform throughout its length, ठीक है, थ्रू आउट इट्स लेंथ। अब देखो बच्चों, अब हमें कैपिलरिटी का क्या मतलब है? कैपिलरी इस ट्यूब को ना बच्चों, जब आप लिक्विड के अंदर भाई पानी ले लो, रंगीन पानी लेके देख लेना, थोड़ा नीला पीला करके देख लेना, कोई भी अलग कलर करके देखना, उस पानी में इसको डुबोना। जब आप इस ट्यूब को उस पानी में डुबोगे ना, तो लिक्विड का जो लेवल होगा वो इसमें राइज कर जाएगा, ऊपर उठ जाएगा लेवल अपने आप। तो इस तरह से लेवल का अपने आप ऊपर उठना या नीचे गिर जाना लेवल का, वो क्या कहलाता है? कैपिलरिटी एक्शन कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो कैसे। भाई मैंने ये एक कंटेनर लिया है ना, ये एक मैंने ले लिया बच्चों, कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर को मैंने लिक्विड से फिल कर दिया, ऐसे मान लीजिए मैंने इस तरह से लिक्विड से फिल कर दिया इसको, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें मैंने कैपिलरी ट्यूब रखना है। कैपिलरी ट्यूब का क्या मतलब है? बिल्कुल पतली सी ट्यूब मैंने इसके अंदर रखनी है, जो मेरे को पार्शियली डिप करनी है, पूरी तरह से उसको अंदर नहीं डुबोना, पार्शियली डिप करनी है मेरे को। ठीक है, पार्शियली मैं इसको इसके अंदर डुबोऊंगा, पार्शियली डिप करूंगा। देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल पतली सी ट्यूब बना रहा हूं बच्चों, ये देखो, ये मैंने एक ट्यूब ली जिसको मैंने पार्शियली क्या कर दिया, डिप कर दिया इसके इनसाइड। ये है मेरे पास वो पतली सी ट्यूब।
जिसको मैंने इसके अंदर डुबोया है, ठीक है भाई, और ये इसका क्रॉस सेक्शन। तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि लिक्विड का जो लेवल है वो इसके अंदर राइज कर जाता है, मतलब यहां तक आ जाता है लिक्विड, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये देखो, यहां जो लिक्विड है वो ऐसा है जो कंटेनर की दीवारों को गिल्ला करता है। यहां ऐसा लिक्विड है, इसकी जो शेप रहेगी, जो दीवारों को गिल्ला करता है, उसकी जो शेप होती है वो होती है कॉनकेव। ये देखो कॉनकेव शेप मैं थोड़ी सी बना पाया हूं, कॉनकेव शेप होती है। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे लिक्विड लेवल जो है राइज कर गया, लिक्विड लेवल राइजेस इन दिस केस, राइजेस। ये मैंने कुछ ज्यादा राइज करके दिखा दिया, इतना राइज तो नहीं होता, लेकिन इतना लगभग आधा कर लो। लेकिन हम फिजिक्स में चल रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने थोड़ा राइज कर दिया। ये आप अपनी डेली लाइफ में भी करके देख सकते हो, ठीक है, ये चीजें आप अपनी डेली लाइफ में भी करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने भरा है इसके अंदर वाटर, पानी भरा है मैंने इसके अंदर, ठीक है ना जी, पानी मैंने इसके अंदर भरा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड लेवल राइज हो गया। अगर मैं इसी तरह से ऐसे लिक्विड लेता जो इसकी कंटेनर की वॉल के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये एक कंटेनर लिया, दूसरा कंटेनर, ठीक है, और इसको भी लिक्विड से फिल किया, ऐसे इसको भी लिक्विड से फिल किया, लेकिन अब ये जो लिक्विड है ये कंटेनर की वॉल के साथ रिएक्ट करता है। अब ये जो लिक्विड है ये कंटेनर की वॉल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो उस सिचुएशन में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, देखो उस सिचुएशन में हमारे सामने जो बातें होंगी वो कैसी होंगी। ये देखो, ये है हमारे पास कैपिलरी ट्यूब जिसको मैं अंदर डिप कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो इस तरह से, ये यहां तक डुबो दो, चलो कोई बात नहीं। और बिल्कुल पतली सी ट्यूब लेनी है आपको, बिल्कुल पतली सी ट्यूब विद वेरी फाइन बोर, ठीक है। ये मैंने ट्यूब ले ली। तो मैंने यहाँ पे स्पेशल बात क्या ऑब्जर्व करी कि इसका जो लेवल था वो तो लेवल है इस लिक्विड का, तो ये वाला लेवल है, ऐसा 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 लेवल होगा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरह से शेप बनाएगा। और यहाँ पे जो शेप बनेगी वो लिक्विड की कुछ इस तरह से शेप बनेगी, इस तरह से, ऐसी 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 शेप बनेगी। और यहाँ पे इसके रेसिप्रोकल बनेगी। तो यहाँ मैं क्या देखता हूं कि जो लेवल है वो फॉल करेगा, भाई यहां तक आ जाएगा लिक्विड इसमें, ठीक है ना, यहां तक आ जाएगा, ऐसे शेप बना लेगा वो, ऐसे, ठीक है। ये जो मैं डार्क कर रहा हूं जिस लाइन को, यहां तक आ गया लेवल, जबकि यहाँ पे लिक्विड कितना भरा पड़ा है, यहाँ पे लिक्विड इतना भरा पड़ा है, जिसको मैं अब डॉटेड करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिक्विड इतना भरा पड़ा है और इसमें लेवल क्या कर जाता है, लिक्विड लेवल फॉल्स इन दिस ट्यूब, यानी कि यहाँ पे लेवल क्या करेगा, फॉल करेगा। तो इस तरह से लिक्विड लेवल का राइज करना या फॉल करना, दैट इज नथिंग बट द कैपिलरिटी। ये क्या कहलाता है, कैपिलरिटी एक्शन कहलाता है, कैपिलरिटी एक्शन। कैपिलरिटी किसको बोलेंगे, this rise or fall of liquid level in a capillary tube, rise or fall of liquid level inside a capillary tube is nothing but called capillarity. Inside a capillary tube, capillary, inside a capillary tube, this is nothing but equal to, this is called capillarity. Now we will talk about the concept that is rise. मैं एसेंट फॉर्मूला निकालूंगा, यानी कि राइज वाला कॉन्सेप्ट मैं करके चलूंगा। अब देखिए मैं इस राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब में किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, देखो बच्चों। तो ये सब बातें मैं रब करने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। इसके नोट्स मैंने सभी बच्चों को दे रखे हैं, जिसके पास नोट्स नहीं है प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर दें। जो बच्चे ग्रुप्स में नहीं जुड़े हुए प्लीज वो भी व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि हमारा 11th का सारा बच्चा मेरे साथ व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो बच्चा मेरे साथ व्हाट्सएप पे नहीं है प्लीज वो बच्चा मेरे को व्हाट्सएप करे, मैं उसके नंबर सेव करके उसको अपने साथ अटैच कर लेता हूँ, ठीक है, अपने ग्रुप में उसको मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। देखो बच्चों ये हमारा क्या है आर्टिकल, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, राइज
of a liquid in a capillary tube, in a capillary tube, capillary tube। देखो बच्चों, अब तक मैं हाइड्रोस्टैटिक को पढ़ रहा हूँ। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है लिक्विड एट रेस्ट को मैं पढ़ रहा हूँ अब तक, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन बनाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये बात आप याद रखना बच्चा पार्टी, ठीक है। ये देखो भाई, ये मैं एक कंटेनर लेने जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ आपके सामने, बहुत ही बड़ा सा कंटेनर है, ऐसा ऐसा सा कंटेनर है, ठीक है। और इस कंटेनर को मैं लिक्विड से फिल करने जा रहा हूं और यहां मैं 3 कंडीशंस में वर्क करने वाला हूं, ठीक है। इसमें पानी भर लेते हैं और पानी का रंग कैसा होता है? नीला। तो नीले रंग का पानी भरेंगे भाई, ऐसा नहीं है, इस बार हम ओरिजिनल काम करेंगे, ठीक है। तो ये लीजिए जी, पानी भर रहा हूं मैं, स्पेशली मैं पानी भर रहा हूं, तो लिक्विड का लेवल क्या करेगा? राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ठीक है। और एक सिचुएशन में यहाँ पे राइज करेगा और उस राइजिंग वाली फिनोमिना को हमें एक्सप्लेन करना है कि वो राइज क्यों करेगा। अगर वो राइज करेगा तो वो कितना राइज करेगा, लेवल कितना ऊपर उठेगा, उसकी हाइट भी आपको बतानी है। यानी कि बहुत सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी इस टॉपिक के अंदर, तो आप प्रिपेयर रहें अपने आंसर देने के लिए, ठीक है। ठीक है जी, देखो जी, जब इस लिक्विड के अंदर किसी भी कैपिलरी ट्यूब को पार्शियली या कंप्लीटली डुबोया जाता है, इमर्स किया जाता है, तो उसके अंदर लेवल राइज हो जाता है। उसका लेवल राइज होने का क्या रीजन है, उस रीजन को आज हमें पढ़ना है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो हम लेके आते हैं एक कैपिलरी ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब को इमर्स करते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये है मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब, बहुत ही पतली ट्यूब है विद वेरी फाइन बोर, ठीक है। यहाँ ये मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, बट थोड़ा सा साइज में ज्यादा लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को कुछ एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने, वैसे मेरे को बिल्कुल पतली लेके चलना होता है, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल पतली नहीं ले रहा, थोड़ा सा साइज ज्यादा ले रहा हूँ, ठीक है, देख लो आप, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हमने इसके अंदर लिक्विड फिल किया है। अब वो लिक्विड कैसा है? अब वो लिक्विड ऐसा है, ठीक है, कि वो कंटेनर की वॉल्स को क्या करता है? गिल्ला करता है, ठीक है। तो गिल्ला करता है तो उसका जो शेप होगा वो शेप कैसा होना चाहिए? वो शेप थोड़ा सा कॉन्केव शेप होना चाहिए, ऐसा 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 शेप होना चाहिए, ठीक है। ये लो जी, ऐसा ऐसा शेप हमने दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी इस ट्यूब के अंदर भी ऐसा ही कुछ शेप बनना चाहिए, बनना चाहिए, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही शेप बनना चाहिए, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, ठीक है। आप इसको आगे फैला दो, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, अब हमने 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं यहाँ पे, एक पॉइंट जस्ट अबोव द सरफेस, एक जस्ट बिलो द सरफेस। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये देखो जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, और इस पॉइंट का मैंने नाम ले लिया ए, ठीक है ना भाई, एक इक्वल, और एक जस्ट बिलो द सरफेस एक पॉइंट लिया है मैंने। पॉइंट की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है भाई, ये बात याद रखना आप। तो ये आपने बी पॉइंट ले लिया, और इसी की हाइट में यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लो, मान लो कहीं पे चल के आपने कंसीडर कर लिया, इसी की हाइट में, एक ही हाइट में, एक ही हाइट में आपने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम है आपके पास सी, और बी की हाइट में एक आपने जस्ट बिलो द सरफेस, जस्ट बिलो द सरफेस आपने एक पॉइंट ले लिया जिस पॉइंट का नाम है क्या? डी। अब देखो भाई, पास्कल का लॉ क्या कहता है कि अगर सी पे प्रेशर है पी, तो डी पे भी प्रेशर कितना होगा? पी। लेकिन जब मैं कैपिलरिटी की बात करता हूँ, कैपिलरिटी एक्शन की बात करता हूँ, जहां पे मैं लिक्विड को, लिक्विड की ड्रॉप मान के चलता हूँ, पानी की बूंद मान के चलता हूँ, तो पानी की बूंद तो तब मेंटेन होती है जब एक्सेस प्रेशर हो। अगर एक्सेस प्रेशर नहीं होगा तो पानी की बूंद तो बनेगी नहीं। एक्सेस प्रेशर कितना होता है? 2s/r। एक लिक्विड ड्रॉप के लिए, अगर मैं पानी की बूंद के लिए बात करूं, तो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है? कितना होता है? 2s/r। 2s/r ज्यादा है उसके अंदर, तो उसके पास एक्चुअल कितना होगा? उतना 2s/r ज्यादा है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए कि आपने ए पे कहा कि प्रेशर कितना है, कि अगर ए और सी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं तो ए पे भी प्रेशर कितना होना चाहिए?
P के बराबर, ये तो आउटसाइड द लिक्विड है, तो प्रेशर यहाँ पे जितना होगा उतनी बात मैं मान सकता हूँ कि हाँ जी आपकी बात सही है। लेकिन B को जब मैंने देखा तो B को मैंने देखा कि यार तुम तो कैपिलरी ट्यूब लगा दी तुमने, और अब लिक्विड को तुम एक परफेक्ट स्फीयर की तरह, यानी कि पॉइंट आप मान रहे हो, पॉइंट जिसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल, लिक्विड ड्रॉप की तरह आप कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि पतली सी ट्यूब है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पार्टिकल जो आपने लिया है वो स्फेरिकल पार्टिकल लिया होगा, तो उसके पास प्रेशर ज्यादा है, उसके पास प्रेशर एक्सेस है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि प्रेशर होना चाहिए था उसके पास P, एक्सेस कितना है 2s/r, तो उसके पास रिजल्टेंट कितना बना P - 2s/r, दिस शुड बी द प्रेशर। अब देखो बच्चों, अब ये B वाला पार्टिकल जो है वो नाराज हो गया, वो कहता देखो भाई सेम हाइट में है हम दोनों B और D पॉइंट प्रेशर P लेके बैठा है, और वक्त की नजाकत देखो कि मैं P में से 2s/r मेरे में से निकाल रहे हैं। बड़ा विद्रोह किया इसने, बड़ा आतंक मचा दिया इसने। तो इसके आतंक के प्रभाव से बचने के लिए लिक्विड का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। ये जो पार्शियलिटी है, इस पार्शियलिटी को खत्म करना है, हमें खत्म करना है, तो इस ट्यूब में जो लेवल है वो h हाइट तक चला जाएगा। मेरी बात आप समझ लीजिए दोबारा ध्यान से, मैंने कहा कि ये जो पार्शियलिटी है, इस पार्शियलिटी को खत्म करना चाहते हैं हम। अगर खत्म करना चाहते हैं तो लिक्विड का लेवल जो है वो h हाइट तक क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, ताकि ये पार्शियलिटी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यानी कि ये बेचारे लिक्विड को एक हाइट लेनी पड़ी, एक हाइट लेनी पड़ी, ये हाइट उसने मान लो कंसीडर कर लो, ये हाइट उसने ले ली यहाँ पे, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये लिक्विड कुछ हाइट तक चला गया, एंड लेट अस कंसीडर दैट हाइट इज इक्वल टू h। वो हाइट हमने मान ली कितनी, यहां से लेकर और यहां तक वो हाइट हमने कंसीडर करी है h के बराबर। वो हाइट हमने मान ली हाइट ऑफ लिक्विड, ठीक है, जिसमें लिक्विड का लेवल राइज हुआ है, दैट हाइट आई हैव कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू h बी द हाइट ना, जो हमने कंसीडर करी है, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, जो हाइट हमने कंसीडर करी है, जिस हाइट से लिक्विड लेवल राइज हुआ है, लेट अस कंसीडर दैट हाइट इज h। नाउ प्रेशर एट B and D becomes equal. Now pressure at B and D becomes equal. Now pressure at B and D becomes same, ठीक है ना। now pressure at B and D becomes same। कैसे, D पे प्रेशर कितना है P, और B पे प्रेशर कितना है, एक तो हमने देखा था P - 2s/r, अब उसने कुछ हाइट भी ले ली, तो हाइट लेने के कारण कितना बनता है h ρg, दिस इज द प्रेशर। तो P को P खा गया, और h ρg किसके इक्वल आ गया 2s/r। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो हाइट चाहिए, तो हाइट मुझे निकालनी है, तो यहां से h ρg मेरे पास किसके इक्वल आया 2s/r के इक्वल आया। तो यहां से हाइट मेरे पास किसके इक्वल बना, हाइट बना 2s/r ρg। दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट आई हैव टू कैलकुलेट, है ना। ये मेरा एक फाइनल रिजल्ट था जो मुझे आपको बताना था। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन 1। लेकिन आपको पता है कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स में बातें खत्म होती ही नहीं है भाई, है ना। एक बात खत्म होगी दूसरी बात बन के आ जाएगी, दूसरी बात खत्म होगी तीसरी बन के आ जाएगी। यहां तक क्या आप सभी लोगों को समझ में आया? प्लीज चैट बॉक्स में जाइए और मेरे को फटाफट से बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स में जाइए और फटाफट मेरे को बताइए भाई। हाँ जी, अच्छा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मनिंदर सिंह, हरलीन कौर, परबलीन, अमरवीर, हाँ बहुत बढ़िया अमरवीर, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। जसलीन क्लियर है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी सभी बच्चे बताएंगे बेटा, सभी बच्चे चैट बॉक्स में जाके। मनवीर बहुत बढ़िया, ठीक है जी, क्लियर है सर, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। हरकमलप्रीत सिंह, ईशान, ईशान आज भी लेट थे तुम क्लास में, ईशान आज भी लेट थे बेटा।
देखो अब बात कैसे करते हैं। अब इस ट्यूब को मैं बाहर लेके आता हूं। लाइट गई हुई थी, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, अब ये जो ट्यूब है ना, ये है कैपिलरी ट्यूब। इस ट्यूब को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। जूम करने का मतलब है थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। और बड़ा करके आपको मैं दिखाऊंगा, और इसके साथ हम थोड़ा सा और डील करेंगे, इसके साथ अच्छी अच्छी डीलिंग करेंगे आप, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ यहाँ ये ट्यूब निकाल ली, थोड़ा सा पोर्शन निकाला इसका, अपर वाला पार्ट में निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो लिक्विड का जो लेवल होता है, वो जो लेवल आप ड्रॉ करते हो जिस लेवल को, वो लेवल आपके पास कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। भाई आपकी जो शेप होती है ना, लिक्विड की जो शेप होती है, वो कुछ इस तरह की शेप होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया डायग्राम में। आप देखो बेटा कि ये तो मैंने पूरा एक स्फीयर बना दिया। वैसे लिक्विड का जो शेप होता है ना एक्चुअल में, वो इस तरह का शेप होता है। यहां तक आप कट करके ले लो इसे। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि भी लिक्विड इस तरह की शेप में अपने आप को मैनेज करता होता है इन केस ऑफ वाटर, ठीक है। इन केस ऑफ वाटर वो अपने आप को मैनेज करता है कुछ इस तरह की शेप में। ये नीचे हमने पानी भर रखा है, ठीक है भाई। तो इसका जो सरफेस होता है वो कुछ इस तरह की शेप का होता है कि नहीं होता? सभी बच्चे बताओ, इस तरह की शेप का होता है। आप बाहर वाले स्फीयर को छोड़ दो, अंदर अंदर वाला स्फीयर सोच के देखो, तो इस तरह की शेप वो बनाता होता है, इस तरह की शेप, क्राउड शेप बनाता होता है, ठीक है ना। और वो क्राउड शेप किस तरह की होती है? कॉनकेव शेप होती है बच्चों, ठीक है ना, वो कॉनकेव शेप होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, उसी जिस रेट से वो बेंड किया था ना, उसी रेट से मैं कंप्लीट इसको बनाता गया, तो मेरे पास एक स्फीयर बना। देखो ये जो लाइन है, जिस लाइन पे मैं टिक टिक कर रहा हूं, उस लाइन को अगर मैं कंप्लीट करता गया तो मेरे पास क्या बना? एक स्फीयर बना। उस स्फीयर का जो सेंटर है, ये उस स्फीयर का सेंटर है, ये उस स्फीयर का सेंटर है। तो उसका रेडियस कितना हुआ? उसका जो रेडियस हुआ वो मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वो ये रेडियस है आपके सामने, ये इसको मान लेता हूं मैं किसके बराबर? कैपिटल आर के बराबर। यानी कैपिटल आर किस स्फीयर का रेडियस था? उस स्फीयर का रेडियस था जिसका ये क्राउड पार्ट पोर्शन था। मेरी बात आप समझे कि ये जो कर्वेचर है ना, कर्वेचर का मतलब होता है बेंडिंग, जिस रेट से बेंड कर रहा है, ठीक है, उसी रेट से अगर हम इसको बेंड करते जाएं तो स्फीयर बनेगा। स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और इसको मैं किसी भी इसके सरफेस से सेंट्रल पॉइंट तक जोड़ता हूं तो वो रेडियस बनता है ना, तो रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है। अब आपके पास जो ट्यूब है उसका भी तो क्रॉस सेक्शन है, जो ट्यूब आपके पास है उसका भी तो क्रॉस सेक्शन है। उसका क्रॉस सेक्शन कितना है मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाना चाहता हूं। देखो बच्चों, उसका क्रॉस सेक्शन जो आप ड्रॉ करोगे वो मैं यहां आपको दिखा रहा हूं, ये उसका क्रॉस सेक्शन। तो उसका रेडियस कितना होगा बच्चों? उसका अगर मैं रेडियस ड्रॉ करना चाहूं, यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो उसका रेडियस कितना होगा यहां से लेकर यहां तक। यानी कि यहां अगर मैं उसका रेडियस दिखाना चाहूं तो कितना होगा? दिस इज द रेडियस, ठीक है। बीच में ले आओ, बिल्कुल बीच में ले आओ इसको, है ना, ये उसका रेडियस होगा। अब देखो बच्चों, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए बात करनी है हमें, ठीक है ना। एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए बात करनी है। अब देखो एक चीज देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए आप क्या बात याद रखते थे? मैंने कहा था सॉलिड लिक्विड, लिक्विड एयर, ये बातें याद रखनी है। तो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस ढूंढ लो। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस आपको क्या मिला? सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्या मिला आपको सॉलिड लिक्विड इंटरफेस? सॉलिड लिक्विड मेरे को तो मिल गया, ये वाली लाइन है ना जो सीधी ट्यूब वाली लाइन, इसके इधर लिक्विड है, इधर सॉलिड है। तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी है, देखो ये डांसिंग लाइन दिख रही है आप सभी को? डांसिंग लाइन देखो, ये जो डांसिंग लाइन है, इधर वाला लिक्विड है, इधर सॉलिड है। तो ये लिक्विड सॉलिड पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब लिक्विड एयर देखो, लिक्विड एयर के लिए भी ये डांसिंग लाइन देखो, ये इधर एयर है, इधर क्या है? लिक्विड है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, दैट एंगल इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, दैट एंगल इज एंगल ऑफ कांटेक्ट स्पेशली, ठीक है। मैं इसको क्या बोल रहा हूं? एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल रहा हूं। अब देखो बेटा, ये सीधा सरफेस और ये इसमें क्या? टेंजेंट,
तो ये भी तो आपके पास सीधा सरफेस है और ये भी उसके लिए किस तरह से वर्क कर रहा है, इसी तरह से जिस तरह से ये दोनों वर्क कर रही हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कैसा बनना चाहिए, थीटा बनना चाहिए। इसको आगे पीछे बढ़ा बढ़ू के आप देखना, ठीक है ना, आपके पास एंगल ये कितना आएगा, थीटा ही आएगा, ठीक है ना। ये एंगल आपका कितना बनेगा, ये एंगल आपका बनेगा थीटा, ये एंगल बन गया थीटा। अब ये किसके बराबर है, ये रेडियस ऑफ द ट्यूब के बराबर है। ये किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर है। इन दोनों को एक लाइन से मिला दो, यहां से एक लाइन ड्रॉप कर दो, ये देखो ये आपने मिला दिया इसको, ठीक है। और आपने इसको किसके इक्वल मान लिया, नियरली इक्वल मान लिया, किसके, स्मॉल आर के। वैसे एग्जैक्टली इक्वल होगा ये स्मॉल आर के, ठीक है। तो यहां से इस ट्राइंगल से अगर मैं देखूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो कॉस थीटा के बराबर होता है, तो दिस इज कॉस थीटा। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइड बाय क्या, कॉस थीटा। स्मॉल आर क्या है भाई, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। तो कैपिटल आर की जगह अगर ये वैल्यू रख दें तो हमारे पास हाइट क्या आ गई, हाइट आ गई बच्चों 2s डिवाइड बाय कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है बेटा, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, तो स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, दिस इज 2s cos थीटा डिवाइड बाय r into रो into g। यानी कि जहां न्यूमेरिकल्स में फंसोगे तब इस फॉर्मूले को याद करोगे और कहोगे कि जगत सर ने कराया था उस टाइम हमने ध्यान से नहीं सुना, ठीक है। काश हम ध्यान से सुन लेते तो आज का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता। तो इसलिए कह रहा हूं बच्चों बड़े ध्यान से सुनना है आपको इसे। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई जिसके साथ आपको न्यूमेरिकली डील करना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका कॉन्सेप्ट कैसा रहा आप बताइए मुझे, ठीक है, मिल गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इजी था ये काफी, ठीक है। तो ये हमारे पास राइज फॉर्मूला था और इसके पीछे की हमारी जो कैलकुलेशंस थी वो हमने देखी, ठीक है। आप देख लीजिए अगर थीटा की वैल्यू लेस होगी तो लेवल यहाँ पे राइज करेगा, थीटा की वैल्यू लेस रहेगी किससे, 90 से, थीटा लेस देन 90 अगर यहाँ पे रहेगा तो लेवल राइजेस, लेवल राइजेस। और अगर आपका थीटा अगर थीटा आपका ग्रेटर देन 90 आ गया तो लेवल फॉल करेगा, ठीक है, लेवल फिर फॉल करेगा। और अगर थीटा आपका 90 डिग्री के इक्वल ही आ गया फिर तो हद ही हो जाएगी। थीटा अगर आपका 90 डिग्री के इक्वल आ गया तो लेवल ना तो राइज करेगा ना फॉल करेगा, तो लेवल रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये बातें क्लियर होगी। आज की क्लास हमारी कैसी रही, ठीक है, आप जरूर बताएंगे मुझे, अभी बता दो चाहे। और जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है वो बहुत बढ़िया, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो उस 2 मिनट में आपको सारे काम करने, मैसेज वैसेज भी करने हैं, स्क्रीनशॉट भी लेना है। वंशिका क्लियर है, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। ईशान मजेदार थी क्लास, थैंक यू बेटा, इट्स बेनिफिशियल है ना। और अमरवीर एक चीज देखो कि आपने जो रिवीजन बैच में जो बच्चे आते हैं देखो उनके ना कॉन्सेप्ट 2-2 बार हो जाते हैं, तो 2-2 बार होने से क्या होता है कि उनके टिप्स पे आ जाते हैं ये, है ना। ग्रेट क्लास सर, ऑल क्लियर। हाँ देखो बच्चों, जब बच्चे ना, हम कोई भी चीज को पहली बार पढ़ते हैं तो हमें कोई ना कोई डाउट्स, कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं। अब अगर बात करी जाए इन प्रबलीन से, मन ईशान से, इनसे, तो हमने जो लास्ट क्लास ली थी हो सकता है उनके डाउट्स हों इसमें, लेकिन आज जब दोबारा उन्होंने किया तो उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो ये बेनिफिट होता है आपका रिवीजन क्लासेस का, ठीक है। हम रिवीजन क्लासेस को बहुत ही तरीके से कंडक्ट करते होते हैं, ऐसे नहीं करते होते हम कि कुछ भी लेके बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं होता, एक डिफाइंड चीज होती है ना। हाँ आज की इवनिंग क्लास शायद पोस्टपोन होगी बेटा, क्योंकि आज इवनिंग में मीटिंग रहेगी, ठीक है। तो अगर हुई तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप ग्रुप में जुड़ जाइए सभी बच्चे, ठीक है, या ग्रुप में जो बच्चे हैं उनके कांटेक्ट में रहिए और उनसे पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, चलो बच्चों अब क्लास हम यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।